वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी प्रीलिम्स 2023 के लिए चल रही है एंड इसमें उन टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है जिनका प्रीलिम्स 2023 में आने की संभावना है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। और ये भी प्रयास किया गया है इसमें कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों ही एग्जाम्स में जो पूछे गए उन टॉपिक से संबंधित सवाल हैं उनको भी यहाँ पर जोड़ा जाए। और ये हमारी सीरीज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है, तो आप किसी भी मीडियम के हैं तो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर पीसीएस के यूपी पीसीएस के सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं क्रैश कोर्सेज। आप पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए इन क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अपने जो सिलेक्शन के चांसेस हैं उनको भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यूकेपीएससी, एचसीएस और बीपीएससी के लिए भी क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और इन सभी से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं आज के हमारे क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा उसको लेकर। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाल के वर्षों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं। मैं आपको 2021 और 22 का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। दोनों ही बार जो स्कीम्स पूछी गई हैं वो है आम आदमी बीमा योजना के बारे में पूछा गया है कि ये कब लॉन्च हुई। उसके बाद पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो ये वाली जो जितनी भी हैं इनको आज मैंने डिस्कस नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको सामने इनके नाम बता दिए हैं। इनका ईयर ऑफ लॉन्च पूछा गया है। वैसे दोनों ही एग्जाम्स में ये जो 8 स्कीम्स बताई हैं, 4 पूछी गई हैं, तो इनको हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल रीसेंट ही पूछे, पुराने भी पूछ सकते हैं। लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो हम ये प्रयास करेंगे कि जो हमारी नई गवर्नमेंट है, जो दूसरी बार फॉर्म हुई है बीजेपी की, इसके द्वारा जो भी स्कीम्स हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस करें। बाकी जो रिपीट होती रही हैं स्कीम्स उनको भी हम देखेंगे। तो फिलहाल जो हमारी पहली स्कीम है इसको देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अक्सर यही है कि कब इसको लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा ये कब लॉन्च की गई है, 2015 में। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो हमें थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़कर अपनी प्रिपरेशन रखनी है। तो सिर्फ लॉन्च ईयर हम नहीं देखेंगे, हम उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी देखेंगे। और ये 2021 से 22 के बीच में इसने 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनकर आता है आपके सामने कि महिलाओं को 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इतने पीरियड में ट्रेनिंग दी गई है इस योजना के अंतर्गत। उसके बाद दूसरी कौन सी योजना है, रैम्प। इसमें तो यही पूछा जा सकता है कि रैम्प योजना का संबंध किससे है। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो आप इसका संबंध किससे है नहीं बता पाएंगे। तो इसका संबंध है एमएसएमई से, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, यानी कि जो एमएसएमई के प्रदर्शन है उसको प्रोत्साहित करना है और उसको गतिशील करना है। ये एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए स्कीम है और इनको मार्केट का एक्सेस और क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाएगा इसके अंतर्गत। और ये जो स्कीम है ये किसकी रिकमेंडेशन में लाई गई है, यूके सिन्हा कमेटी और केवी कामत कमेटी के रिकमेंडेशंस में इसको लाया गया था। और इसको अनाउंस कब किया गया था, बजट 2022-23 के अंतर्गत रैम्प स्कीम जो है वो अनाउंस की गई थी। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे कौन सी स्कीम है, युवा 2.0 स्कीम। देखिए, तो अगर केवल ऐसे पूछ लिया जाएगा कि युवा स्कीम का संबंध किससे है तो आप शायद ना बता पाएं। युवा का फुल फॉर्म क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स।
और ये इम्प्लीमेंट की जा रही है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि 75 ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और ये युवाओं से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम भी युवा स्कीम रख दिया गया है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इन केस कोई ऐसी स्कीम है जिसकी ईयर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कब उसको लॉन्च किया गया, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे सामने जो स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है। तो सेंट्रल जो सेक्टर स्कीम है ये वो होती है जिनको 100% फंड किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इम्प्लीमेंट भी कौन करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इम्प्लीमेंट करती है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसमें क्या होता है, फंडिंग जो होती है वो दोनों के बीच में डिवाइडेड होती है, साथ में इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो आई होप अब आप जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम इसको कई बार देख चुके हैं। इसको लॉन्च किया गया था 2008-9 में, ठीक है। तो जो पुरानी स्कीम्स हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चंस आए हैं, याद रखिएगा। इसका संबंध किससे, ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी क्रेडिट प्रोवाइड होता है, यानी कि जो क्रेडिट दिया जाता है उससे संबंधित कुछ छूट भी दी जाती है, कुछ सब्सिडी दी जाती है, यानी कि कुछ पैसा सरकार के द्वारा माफ कर दिया जाता है, सरकार के द्वारा वो पैसा चुकाया जाता है। तो इसके माध्यम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। और ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। और इसके अंतर्गत कौन कौन एलिजिबल होगा, तो कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर का है वो इसके लिए, इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल होगा। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये KVIC जो है ये क्या है। तो ये जो है KVIC ये मेनली एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप समझ गए होंगे कि इसको किसी एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया होगा। तो वो कौन सा एक्ट है, वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एक्ट 1956। तो 1956 के इस एक्ट के द्वारा KVIC को स्टैब्लिश किया गया था। और ये आता कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ये आएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, इसके अंतर्गत ये आता है। और इस एक्ट के माध्यम से इसको स्थापित 1957 में किया गया था। 1956 में एक्ट आया था, फिर 57 में ये स्थापित हुई थी। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। और ये हमने स्कीम देख ली है। अगली स्कीम देखते हैं क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी 2015 में। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। साथ में इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है, जब 330 रुपए प्रति एनम जमा किए जाते हैं तो 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं, 18 से 50 साल के लोग जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं वो लोग जाकर इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं। ये जो स्कीम है ये ऑफर किसके द्वारा की जा रही है, LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा इसको किया जा रहा है। साथ में जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो चाहती हैं इसमें पार्टिसिपेट करना और इसको अपने यहाँ लॉन्च करना, वो भी इसको लॉन्च कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ। देखिए जो भी यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान देते हुए चलिएगा, क्योंकि स्कीम से संबंधित कुछ स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना कब लॉन्च की गई थी, 2015 में लॉन्च की गई थी। इसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू इसको एडमिनिस्टर कर रही है। और कितने आयु के लोग इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं या इसके लिए एलिजिबल है, तो 18 से 40 वर्ष के। तो ये थोड़ी सी आयु आपको याद रखनी होगी क्योंकि सब में अलग अलग एलिजिबिलिटी है, तो ये याद रखिएगा। फिर देखते हैं, देखिए आगे बढ़ने से पहले ये जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
2003 में एक इंटरिम रूप में स्थापित किया गया था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और उसके बाद 2013 में हम देखते हैं एक एक्ट लाया गया और इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। ठीक है, तो ये पॉइंट इससे संबंधित याद रखिएगा। अगला देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसके पात्र होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आगे इसके ही कुछ और पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। देखिए, जब व्यक्ति 60 वर्ष की आयु धारण कर लेगा तो जो भी इस योजना को, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आएंगे जो लोग भी, उनको मिनिमम पेंशन कितने मिलेगी, 1000 रुपए से लेकर 5000 तक, जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा उस हिसाब से 1000 से लेकर 5000 तक उनको पेंशन मिलेगी। और साथ में इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी 50%, लेकिन ये जो 50% है ये 1000 रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं अटल पेंशन योजना से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अगली योजना देखते हैं, वो है नई रोशनी स्कीम। तो नई रोशनी स्कीम जो है ये 2012-13 में लॉन्च की गई थी और ये संबंधित किससे है, माइनॉरिटी से संबंधित है। माइनॉरिटी जो विमेन है उनसे संबंधित है बेसिकली। और इसको कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आएगी और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होता है। इसके अंतर्गत कौन सी महिलाएं शामिल होंगी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की होंगी और 18 से 65 वर्ष के बीच में जिनकी आयु होगी। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्कीम का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है माइनॉरिटी विमेन से। ये जो योजनाएं हैं इनको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ उसमें और पॉइंट्स आएंगे, लेकिन हम इनको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। और अभी तक ज़्यादातर सिर्फ यही पूछा गया है कि लॉन्च कब किया जाता है, लॉन्च कब की गई है वो योजना। ठीक है, और साथ में प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें स्टेटमेंट्स दे दिए गए थे। तो इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखते हुए चलें कि कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो। ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017 में लॉन्च हुई थी, तो इनको थोड़ा रटते हुए चलिएगा। वयोश्री योजना कब लॉन्च हुई थी, 2017 में। ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका एम क्या है कि असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस जो सीनियर सिटीजन हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो बूढ़े लोग हैं उनको वॉकिंग स्टिक्स दे दी जाएंगी या उनको चश्मा प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी उनके बुढ़ापे से संबंधित रोग हैं उनके उपचार के लिए। और साथ में ये जो स्कीम है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके बाद अगली स्कीम है हमारी श्रेष्ठ। तो ये जो श्रेष्ठ स्कीम है इसका संबंध किससे है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, यानी कि लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूलों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना है। ये इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है और ये मेनली किसके लिए है, एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और ये सेलेक्ट कब होते हैं, कैसे होते हैं, एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी को वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये एडमिशन दिलाती है उनको क्लास 9 और 11 में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगली जो योजना है वो देखते हैं, ये है मिशन वात्सल्य स्कीम। तो मिशन वात्सल्य नाम से थोड़ा समझ में आ रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगी और ये प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स, यानी कि एकीकृत लाभ इसके अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं बच्चों और महिलाओं को। देन देखिए, जो जितना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसमें हमने कहीं पर ईयर नहीं डिस्कस किए हैं, उसकी लॉन्च डेट नहीं डिस्कस करी है, तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जिनके ईयर्स लिखे हैं उनको ध्यान रखिएगा और जिसमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अदरवाइज पढ़ने के लिए तो कोई भी एंड नहीं है और सारी योजनाओं को हम बहुत डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा सा इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने का। मिशन शक्ति जो है ये लॉन्च किया गया है पीरियड 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए। एक मिशन शक्ति वो भी है जो लॉन्च किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और एक मिशन शक्ति हमारे इसरो के द्वारा भी लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसमें थोड़ा लोग कंफ्यूज हो गए थे मेंस में
मिशन शक्ति पर जब क्वेश्चन आया था। तो ये जो स्कीम है मिशन शक्ति, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक है। और इसका एम क्या है? विमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट से संबंधित एफर्ट्स करना। ये कितने पीरियड के लिए लॉन्च की गई है? 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये स्कीम मेनली 2 सब स्कीम्स में डिवाइडेड है, एक है संबल और दूसरी है सामर्थ्य। जो संबल है ये है सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित महिलाओं की, और जो सामर्थ्य है ये विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है, ठीक है। तो नाम से समझ आ रहा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 2 सब स्कीम्स में डिवाइडेड है और इसका टाइम पीरियड क्या है। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। ये क्या है? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते क्या हैं। तो मेनली ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं ये ऐसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे कपड़े होते हैं जिनको किसी स्पेशल फंक्शन के लिए लॉन्च किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया मेडिकल टेक्सटाइल्स, कि ऐसे क्लोथिंग होगी कि जो केवल जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे उनके लिए काम की हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा, दूसरा एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएगा कि फायर ब्रिगेड से संबंधित कोई है और उनके लिए कोई किसी तरह की कपड़े लॉन्च किए गए हैं, तो वो हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल का ही एग्जाम्पल होगा। ये बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो हैं ये 12 स्पेसिफिक एरियाज के लिए लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें से हो गया एक एग्रोटेक, बिल्डटेक, जियोटेक, होम टेक, इंडूटेक। तो इतना हमें नहीं देखने की ज़रूरत है, बेसिक जो मीनिंग है वो हमने देख लिया है। और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन लॉन्च किया गया है। कोई भी मिशन जब लॉन्च किया जाता है तो उसका अधिकतर एम क्या होता है कि भारत को उस चीज़ में अग्रणी बनाना। तो भारत को इसके लिए ग्लोबल लीडर बनाना है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग में। और ये मिशन लॉन्च किया गया है 4 साल के पीरियड के लिए, 2020-21 से 2023-24 तक के लिए। और 4 साल के पीरियड के लिए लॉन्च किया गया है। साथ में इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। क्या कंपोनेंट्स हैं? 4। रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट। दूसरा कंपोनेंट है प्रमोशन और मार्केट डेवलपमेंट। तीसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन और चौथा है एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो पदोन्नति लिखा है ये गलत है, ये संवर्धन होगा, यानी कि बढ़ावा देने की बात हो रही है, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये सुधार कर लीजिएगा, बढ़ावा देना और बाजार का विकास करना। उसके बाद हम देखते हैं पीएम मित्र स्कीम। जो हमने देखा टेक्निकल टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है, तो उसी के क्रम में क्या किया गया है कि एक पीएम मित्र स्कीम लॉन्च की गई है। मित्र का फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की बात की गई है, जहां पर जितनी भी इससे संबंधित चीज़ें हैं वो एक ही स्थान पर की जाए। तो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मित्र स्कीम का संबंध किससे है, तो शायद आप ना बता पाएं, लेकिन अब आपको ध्यान रहेगा। तो इसका एम क्या है कि ये इंटीग्रेट करे जितना भी टेक्सटाइल की वैल्यू चेन है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? स्पिनिंग आ जाएगा, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ें एक ही जगह पर एकीकृत होकर हों। तो ये हमारा पीएम मित्र स्कीम हो गई। फिर आता है हमारा आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक है, और ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये जो रोहिणी कमीशन है ये बनाया गया था, इसका गठन हुआ था 2017 में। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? इसका कारण ये है कि इस कमीशन को स्टार्टिंग में कहा गया था कि आप लगभग 12 हफ्ते में
अपनी रिपोर्ट जमा कर दें। लेकिन समय समय पर आप देखते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जो भी कमिटीज़ होती हैं उनको एक्सटेंशन दे दिया जाता है, कि उनका समय बढ़ा दिया जाता है। तो इसीलिए अभी हाल ही में जनवरी में इसका जो समय है उसको दोबारा बढ़ाया गया, इसीलिए ये न्यूज़ में रही थी और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो कमेटी है ये बनाई गई है आर्टिकल 340 के अंतर्गत। कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 340 के अंतर्गत इस कमेटी को निर्मित किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 340 में कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर देकर अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी कमीशन को जो कंसिस्ट करता हो लोगों का जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके, उनकी कंडीशंस को। तो एक ये पॉइंट याद रखिएगा कि 340 आर्टिकल के अंतर्गत इस आयोग का निर्माण किया गया है। और इसके नाम से आपको पता चल गया होगा इसको हेड किसने किया है। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति जी रोहिणी के द्वारा की गई है। 2017 में ये फॉर्म हुई है, हमने ऑलरेडी देख लिया। अब इसका काम क्या है? तो इसका मेन एम है कि ये सब कैटेगराइज करे जो नियरली 3000 कास्ट ग्रुप्स हैं करेंटली हमारी ओबीसीज की लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में लगभग 3000 कास्ट ग्रुप्स हैं। तो इनमें सब कैटेगराइजेशन होगा तो हमको पता चल पाएगा कि वो कौन सी कास्ट हैं जिनको प्रॉपर बेनिफिट मिल पा रहा है और कौन सी कास्ट ऐसी हैं जो अभी भी बेनिफिट से वंचित हैं। तो वही लिखा हुआ है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि ये निर्धारित करे कि कौन से जाति समूह जो कम विशेषाधिकार प्राप्त है, जिनको प्रॉपर प्रिविलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं। उसके बाद कमीशन को इनिशियली बोला गया था कि ये 12 हफ्ते में रिपोर्ट डिपॉजिट करे और ऐसा नहीं हुआ। और इसको अब तक कितने बार? 14 बार एक्सटेंशंस मिल चुके हैं। तो इस कमेटी का नाम जरूर याद रखिएगा। कब स्टैब्लिश हुई? 2017 में। कौन से आर्टिकल के थ्रू स्टैब्लिश हुई है? 340 आर्टिकल के अंतर्गत। और इनका नाम आपको याद रहेगा, जस्टिस रोहिणी। ये रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट की जज है। तो ये हमने इस कमेटी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लिए हैं। अब हम आगे मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये वीडियो थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन आगे वाले जो वीडियोस होंगे वो इससे थोड़े बड़े रहेंगे। यहाँ पर हमने स्कीम्स करी हैं, आगे हम और भी स्कीम्स करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगी उनको हम कवर करेंगे एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स को भी कवर किया जाएगा आगे वीडियोज़ में। और आपके जो भी सजेशंस हैं आप दे सकते हैं कमेंट कर। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।